हिंदी आपका बहुत ही सरल सब्जेक्ट है और बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। आपको जो भी सर पढ़ा रहे हैं उनका आपको कृतज्ञ होना चाहिए। ये ऋ क्या है? स्वर है। ये कई बार पूछा गया है, यह आपका इम्पोर्टेंट है, ये आता रहता है बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में और छोटी से छोटी परीक्षाओं में कि ऋ क्या है? ऋ एक स्वर है। ऋ क्या है? एक स्वर है। प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा के लिए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। आप देखेंगे कि जब आप पेपर दे रहे होंगे परीक्षा हॉल में तो आपसे एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। मिस नहीं होगा इसका मतलब है एक भी प्रश्न आप छोड़ कर के नहीं आएंगे, सबका आंसर सही टिक करके आएंगे। आपको गोला लगाना हुआ है मार्कशीट में, आप सही करके आएंगे आंसर। किताबों में सब लिखा हुआ है, कुंजियों में, गाइडों में सब लिखा हुआ है। आपको मार्केट में कई बुक मिल जाएंगी, उनमें बहुत सारी गलतियां हैं, उन्हें भी पढ़ें आप। लेकिन जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, घर पर पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो उनकी वीडियो आप ज़रूर देखें। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप हमारे वीडियो देखें। हमारे वीडियो देखने के बाद आप किसी भी प्रश्न का आंसर तुरंत बता देंगे। YouTube पर किसी भी सर के आप वीडियो देखें, जब वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे होंगे तो आप हमारे वीडियो अगर आपने पहले देख लिए तो आप उनके आंसर तुरंत ही दे सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो ज़रूर देखें। और एक सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो हैं वो मात्र 3 से लेकर के 5 वीडियो हैं। 5 वीडियो क्या होते हैं कभी भी देख सकते हैं आप। तो जिनको सेलेक्ट होना है, टॉप करना है, वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से बताएंगे आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। आपको आंसर सपनों में भी याद रहेंगे। आप जब सोओगे तो आपको हमारे प्रश्नों के आंसर याद रहेंगे। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, आपको जो आंसर हैं वो आपको तैरते हुए दिखाई देंगे, आपके आंखों के सामने दिखाई देंगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ हम आपको हिंदी बताने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी आपका बहुत ही सरल सब्जेक्ट है और बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। आपको जो भी सर पढ़ा रहे हैं उनका आपको कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ होना चाहिए। कहोगे सर हमने सही समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो, ज़रा बोर्ड पर लिख दीजिए। तो हमने ये कहा कि जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं, घर पर पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आपको उन सर का कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार को माने, जो किए हुए उपकार को माने, वो होता है कृतज्ञ। ठीक है। और कई छात्र ऐसे होते हैं, किसी भी सर से उनने पढ़ा, सिलेक्शन भी हो गया और फीस बाकी है, फीस भी नहीं दी, तो वो होते हैं कृतघ्न। क्या होते हैं? कृतघ्न, जो उपकार को ना माने। ठीक है। तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए। और यह परीक्षा में एक नहीं कई बार पूछा गया है आपकी इस परीक्षा में कि कृतज्ञ का मतलब क्या है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें लिखा हुआ होगा या फिर इस तरीके से होगा कि प्रश्न में लिखा हुआ होगा जो किए हुए उपकार को माने। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक में कृतज्ञ होगा, एक में कृतघ्न होगा, इस तरीके से होगा। आपको आंसर सही कौन सा करना है? कृतज्ञ करना है, जो किए हुए उपकार को माने। ठीक है। आपका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। व्यक्तित्व क्या चीज़ है वो भी बताते हैं। आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा खुश रहें। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे तो आपका दिमाग स्वस्थ रहे। और कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क जो है, स्वस्थ मस्तिष्क जो है स्वस्थ शरीर में रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अच्छा खाया पिया करें आप, फालतू की चाउमीन वगैरह है वो मत खाया करें। तो आपका व्यक्तित्व जो है अच्छा होना चाहिए। परीक्षा में यह भी पूछ लिया गया कि व्यक्तित्व लिख करके दिखा दो। व्यक्तित्व, इस तरीके से व्यक्तित्व लिखा जाता है। ठीक है। इस तरीके से क्या लिखा जाता है?
व्यक्तित्व लिखा जाता है, परीक्षा में यह पूछा गया है। यहाँ पर बोर्ड पर जो भी चीज़ लिखी होगी वो परीक्षा में आई होगी और आएगी। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लो, एक भी आंसर आपसे छूटेगा नहीं, सब आंसर आपसे बनेंगे, एक गारंटी है। यह तो छोटी परीक्षा है, आप जब बड़ी से बड़ी परीक्षा देंगे जिसमें लाखों रुपए वेतन मिलती है, वहाँ पर भी आप परीक्षा फाइट करेंगे, हारेंगे नहीं, ये विश्वास रखना आप। तो आपका व्यक्तित्व तो अच्छा आना चाहिए। यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे वो परीक्षा में आ चुका है और आएगा। अब हम जैसे हमने लिख दी यहाँ पर हिंदी, क्या लिखा है? आप तुरंत कह दोगे कि सर ये हिंदी लिखी है, पर ये किस लिपि में लिखा गया है? माने अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, माने चिन्ह। ये क्या एक तरीके के चिन्ह है। जिस तरीके से गणित में चिन्ह होते हैं, गणित में चिन्ह होते हैं, इसी प्रकार यह भी क्या है? चिन्ह है। तो जो हमने हिंदी इस तरीके से लिखी, प्रश्न आएगा कि हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी को लिखने की लिपि क्या है, हिंदी को क्या करने की? लिखने की लिपि। एक एक प्रश्न कई बार पूछा गया है। लिपि माने लीपना, लिखना। अब हिंदी लिखने की लिपि क्या है? देवनागरी है। आप कहोगे सर चलो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम याद कर लेंगे, कुछ दिनों बाद भूल जाओगे, क्योंकि ब्राह्मी लिपि भी होती है, देवनागरी भी होती है, रोमन लिपि भी होती है। याद कैसे रखोगे? हिंदी दा और दा, हिंदी की लिपि है देवनागरी, हिंदी की लिपि है देवनागरी। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश के अधिकांश से अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो आपकी हिंदी है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी को जो राजभाषा है, देखो संविधान में जो लिखा हुआ है वही माना जाता है। संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। आप वीडियो देख रहे हो, हम बोल रहे हैं, तो जितने भी हमको अधिकार मिले हैं वो संविधान ने दिया। तो हिंदी जो राजभाषा है, इसको राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया, हिंदी को राजभाषा बनाया गया। अब जो हिंदी लिख रहे हैं, अगर हम इनको वर्णों को अलग अलग करते हैं तो स्वर निकल के आते हैं, व्यंजन निकल के सामने आते हैं, वो अपन जानकारी देखते हैं इसको साफ करने के बाद। ठीक है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को। याद रखें, नहीं कहोगे सर बताया नहीं है। हमारा मतलब है कि यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पर वो सब कुछ परीक्षा में आएगा। हिंदी दिवस का मनता है 14 सितंबर 1949 को ये राजभाषा बनाई गई थी, इसलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा में लिखी गई पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी कौन सी है? परीक्षा में पूछा गया है, इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती कहानी। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती। ये भी परीक्षा में पूछा गया, इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती। अब इसको हम साफ कर देते हैं, तब आपको समझा पाएंगे। किसी भी भाषा को समझने के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चाहे आपकी इंग्लिश हो, इंग्लिश में बोलोगे आप ग्रामर, जब आपको ग्रामर आती है तो आपको अंग्रेजी समझ में आएगी। संस्कृत का व्याकरण पता है तो संस्कृत भाषा समझ में आएगी। हिंदी का व्याकरण पता है तो हिंदी आपको समझ में आएगी। व्याकरण सबका पता होना चाहिए। इसी प्रकार विज्ञान है, तो विज्ञान के जो
संकेत हैं, सूत्र हैं, कैसे बनाए जाते हैं वो पता होना चाहिए, वो भी एक प्रकार का व्याकरण। तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करते हैं, अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आए तो उसका संधि विच्छेद करके देख लेना। विधन आकरण, बी माना होता है विशेष। इसको कैसे समझोगे, जैसे विज्ञान है, बी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो माने विशेष नियम, विशेष नियमों की पुस्तक, विशेष नियमों की पुस्तक क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। माने भाषा शास्त्र का ज्ञान, भाषा शास्त्र का ज्ञान जिससे होता है वो आपका क्या है, व्याकरण है। क्या है आपका, व्याकरण है। ठीक, व्याकरण। अब देखिए यहां पर, यहां आपको जो हम लिख रहे हैं ये वह लिख दिया। अब हम आपसे कहें कि ये बताओ कि स्वर क्या हैं, व्यंजन क्या है। आप सभी जानते हैं स्वर और व्यंजन जो होते हैं क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, ये वर्ण होते हैं। बोर्ड पर एक एक चीज जो आपको मिलेगी वो आपको पता होना चाहिए। वर्ण, वर्ण क्या होते हैं। तो हिंदी में दो वर्ण हैं, एक वर्ण नहीं, हिंदी में तो बहुत वर्ण हैं, लेकिन वर्णों को बांटा गया है स्वर में और व्यंजन में। अब कहोगे कि सर स्वर क्या है, जो स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, स्वयं की सहायता से बोले जा रहे हैं। यदि हम व्यंजन बोलें का, खा, का बोला तो आपने तो आ रहा है, तो ये दूसरों की सहायता से बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें का में क्या है, का में आपका आ भी छिपा हुआ है, माने आ की सहायता ली जा रही है, लेकिन आ स्वयं आ है। इस प्रकार आप देखते हैं कि ये कितने होते हैं स्वर, ये आपके 11 स्वर होते हैं। पूछ लेते हैं परीक्षा में डायरेक्ट कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि ऋर क्या है। बच्चे गलती कर देते हैं, इसको व्यंजन बता देते हैं, जबकि ऋर क्या है, स्वर है। ये कई बार पूछा गया है, यह आपका इम्पोर्टेंट है, ये आता रहता है बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में और छोटी से छोटी परीक्षाओं में कि ऋर क्या है। ऋर एक स्वर है, ऋर क्या है, एक स्वर है। अब जो आपके वर्ण हैं 11 यह हैं और 33 यह हैं, इनको हम कभी कभी 35 भी कहते हैं। ध्यान दें, यहाँ व्यंजन में इम्पोर्टेंट रूप से क्या पूछते हैं आपसे, वो पूछते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन हैं वो कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। यहाँ और पूछेंगे आपसे संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 3। कौन, छ, त्रा और ज्ञा पूछते हैं। अब देखो क्या होता है, जब वर्णों का आपस में मेल होता है, मतलब वर्ण को वर्ण से मिलाते हैं। व्यंजन में वा मिला है, या मिला है, जा मिला है, ना मिला है, ना मिला है। स्वर में सा मिला है, वा मिला है, रा, ये आपस में मिले। लेकिन ये क्या है, अलग अलग करोगे तो ये सभी क्या है, वर्ण हैं। हम वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का मतलब है जो कभी नष्ट ना हो, जो जिसका कभी क्षरण ना हो, वो होता है अक्षर। ठीक है, तो वर्ण और अक्षर जब आपस में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ विकार होता है। क्या होता है, विकार।
विकार को हम कभी कभी परिवर्तन भी कहते, क्या कहते हैं? परिवर्तन। ध्यान देना, जब वर्णों का आपस में मेल होता है तो उनमें विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है, ठीक है, और इसको हम संयुक्त रूप से कह देते हैं संधि। तो देखो, संधि की परिभाषा भी बना दी हमने आपको। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कि यहां हम देख लेते हैं, जो परीक्षा में कई बार आपकी पूछी गई है, यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा। यदि हम छोटा और छोटा मिलाएंगे तब बड़ा बनेगा, यदि हम बड़ा मिलाएंगे और बड़ा मिलाएंगे तब भी बड़ा बनेगा। इस तरीके से विकार उत्पन्न होता है। देखो, इसको ये छोटा आ है, छोटा ये बड़ा बन गया। यदि हम इसको छोटा कर दें और बड़ा कर दें तब भी बड़ा बनेगा। ये विकार उत्पन्न होता है। अब जो संधि है आपकी, ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी स्वर संधि और दूसरी होती है, ये तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो संधि जो है आपकी तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको संधि बताने के बाद हम वीडियो समाप्त कर देंगे। आपको हम संधि समझाने के बाद वीडियो समाप्त कर देंगे। वीडियो ठीक ठाक अपना 20-25 मिनट का हो गया है। तो ये संधि है आपकी, हमने बताई थी तीन प्रकार की होती हैं, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, वही हम आपको बता रहे हैं और वही परीक्षा में दोबारा से पूछी जाएंगी। इनसे अलग नहीं आती हैं। अब जो स्वर संधि है आपकी 5 प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वर संधियों के प्रकार हैं 5। कौन कौन सी हैं? जो इंपॉर्टेंट है पहले नंबर की, वो है आपकी जो परीक्षा में पूछी गई है, गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। अब समस्या ये है कि इनके जो उदाहरण हैं वो हजारों हैं। किताब देखोगे 10, 15, 20, आपकी किताब में 20 उदाहरण, याद कैसे रखोगे? ध्यान रखना, यदि आपसे परीक्षा में पूछी जाए कोई भी संधि और उसमें गुण संधि है या नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की आपको मात्रा मिलेगी। या तो ए की मात्रा आपको मिलेगी या फिर ओ की मात्रा मिलेगी, तो आपकी है गुण संधि। इंपॉर्टेंट। फिर कहोगे सर बताया नहीं आपने, तो आपको गुण संधि लगाना है। जैसे हमने कहा रमेश, बताओ इसमें कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यदि ए की मात्रा मिले या ओ की मात्रा मिले शब्द के ऊपर, तो वहाँ आपको गुण संधि आंसर सही करना है। क्या करना है? गुण संधि। अब यहां पर ध्यान देना, अब हम बता रहे हैं आपको वृद्धि संधि। यह भी परीक्षा में कई बार पूछी गई है। अब देखो, या तो लाखों उदाहरण याद करो, रटो, भूल जाओगे, लेकिन आपको जो ट्रिक्स बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वृद्धि संधि के लिए आपको याद करना है, यदि 2 मात्राएं आपको मिलें, यह हो गई आपकी आई की मात्रा, यह हो गई औ की मात्रा, तो वहां वृद्धि संधि आप आंख बंद करके आंसर लगा देना। जैसे हमने कहा
कि इसमें बताओ कौन सी संधि है, इसमें बताओ कौन सी संधि है। दो मात्राएं हैं, सदैव, दो मात्रा आ रही हैं, आंख बंद करके वृद्धि संधि आप आंसर कर देंगे। दो मात्राएं आ रही हैं, वृद्धि संधि। अब कहोगे सर ये औ की मात्रा में अभी मिली नहीं है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर महु सधी, महु सधी, महु सधी। औ की मात्रा है यहाँ पर, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। तो इस तरीके से बताइए यहाँ क्या समस्या। आपको गुण संधि के लिए याद रखना है, शब्द में देख लीजिए, या तो ए की मात्रा होगी वहाँ पर या ओ की मात्रा होगी, ए की या ओ की। वृद्धि संधि के लिए आई की मात्रा होगी और औ की होगी। वृद्धि माने ज़्यादा, यहाँ एक ही मात्रा है, एक मात्रा है, दो मात्रा है, यहाँ एक मात्रा है, यहाँ दो मात्रा है। तो इस तरीके से देखो हमने आपको ये दो संधि बता दी है। तो इनके 5 भेद हैं, पांचों को बताना है। अब है आपकी अयादी संधि। कौन सी, अयादी संधि। अब ये भी बहुत सरल है, प्रश्न आएगा कि अयादी संधि किसमें है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4। किसी न किसी एक ऑप्शन में इस तरीके से लिखा होगा नायक या लिखा होगा गायक, लिखा है। तो अयादी संधि किसमें होगी, आपको लिखा है अयादी। यदि आपको इसमें आय दिखाई देवे या आय दिखाई देवे तो आपकी अयादी संधि। इसके अलावा आपको अब भी देखने को मिल सकता है और आओ भी देखने को मिल सकता है। अब यदि एक ऑप्शन में इस तरीके से आ जाए पावक, पवन, पाव, ये आव आ रहा है, पवन अब आ रहा है, तो यहाँ देखा आपने कि अयादी संधि किस प्रकार से आप पहचानते हैं। अब हज़ारों उदाहरण हैं, भूल जाते हो आप, तो हमने आपको एक ट्रिक्स बता दी। अयादी में आय छपा हुआ है, आपको अय या आप देखने को मिलेगा, या अब या आप देखने को मिलेगा। अब है आपकी दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ संधि है आपकी। इसको कैसे पहचानोगे, इसमें आपको बड़ा देखने को मिलेगा और बड़ी ई की मात्रा देखने को मिलेगी। परीक्षा में कई बार आया है, वह हम आपको बता देते हैं। जैसे कि रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र है। अब इसमें छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा है। यदि हम इसको लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं रविंद्र। छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा हुई आपकी बड़ी ई की। अब जी आ वाली बात है, तो हमने लिखा युवा, युवा धन अवस्था, युवा धन अवस्था। यहाँ बड़ा आ रहा है और यहाँ छोटा आ रहा है। अब यहाँ बड़ा बन गया, क्या बन गया बड़ा, युवावस्था। यहाँ देखिए बड़ा बन गया युवा। दूसरा और देख लो, विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, विद्यालय, तो बड़ा आ रहा है। तो माने बड़ा आ और बड़ी ई आपको दिखाई देवे, तो वहाँ पर आपको दीर्घ संधि आंसर सही करना है। अब लास्ट बची है आपकी, 4 हमने बता दी। यण संधि। कौन सी, यण संधि। इसके भी हजारों लाखों उदाहरण हैं, पर भूल जाओगे आप। एक ट्रिक्स याद रखो, बीच में आपको आधा वर्ण दिखाई देवे, बीच में आपको आधा वर्ण दिखाई देवे, क्या हो,
बीच में आपको आधा वर्ण दिखाई देवे। ठीक, जैसे परीक्षा में प्रश्न आ गया कि यण संधि किस में है, ऐसे इस तरीके से लिख के आ गया इत्यादि। ठीक है, देखिए यहां पर आधा ता आ रहा है, इस तरीके से पूछ लेंगे कि इत्यादि में कौन सी संधि है, यण संधि है। बीच में यदि आधा वर्ण आता है तो आपको यण संधि आंसर सही करना है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, आती रहती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, या वा रा ला, या वा रा ला के पहले यदि आधा वर्ण आता है वहाँ आपकी होगी यण संधि। आंख बंद करके आंसर सही कर देना। यण संधि के बारे में क्या समझा आपने, ये समझा आपने कि सर ने बताया यदि कोई शब्द मिले उसमें या वा रा ला के पहले कोई आधा वर्ण आता है तो वहाँ पर हमको यण संधि आंसर सही करना है, ये हमारी सर ने बताया है। बिल्कुल सही बात है, हमने बताया है, मान करके चलो 100 में से 100 अंक आपके आएंगे। अब व्यंजन संधि के बारे में जान लेते हैं अपन। ये बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं वो बता देते हैं। पूछी जाती है कि जगत धन नाथ में कौन सी संधि है, व्यंजन। इसको कैसे लिखा जाता है, जगन्नाथ। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी साल का पेपर उठा करके देख लो, पूछी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपका उज्ज्वल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम तो कभी इंपॉर्टेंट कहें तो बच्चों उसको पर ध्यान देना, वो 100% परीक्षा में आते हैं। उज्ज्वल, उज्ज्वल एक कैसे बनेगी, उत धन ज्वल। परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आती हैं, ध्यान रखें, नहीं कहोगे सर हमें बताया नहीं। एक उज्ज्वल हुई आपकी, तो 1 2 तीसरी और बता दे रहे हैं आपको, उल्लंघन। ये उल्लंघन कई बार आई है, उल्लंघन, उल्लंघन एक कई बार परीक्षा में पूछी गई है। कैसे इसका संधि विच्छेद होगा, सीख लो। उत्धन, उत्धन लंघन, कई बार परीक्षा में आई है कि उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है, उत्धन लंघन, उल्लंघन। जगत धननाथ जगन्नाथ, उत्धन ज्वल उज्ज्वल, यह तीनों रिपीट होती रहती हैं। एक साल यही आएगी, एक साल यही आएगी, एक साल यही आएगी, तो इस तरीके से रिपीट आपकी होती रहती है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पर विसर्ग की बात कर लेते हैं। विसर्ग संधि में इम्पोर्टेंट जो है, परीक्षा में कई बार पूछी गई है, वो पूछी गई है निर्मल। पूछी जाती है कि निर्मल में कौन संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। निर्मल में कौन संधि है, विसर्ग संधि है। विसर्ग का मतलब होता है इस तरीके से 2 बिंदी आती हैं, देखना, निहि धन मल। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट सुनो, कभी भी आपको ऐसा वर्ण दिखाई देवे ऊपर, आधा रा दिखाई देवे ऊपर, तो अगर आपको उत्तर पता नहीं है तो विसर्ग संधि वाले पे टिक कर देंगे। माने OMR सीट जो है उसमें आप विसर्ग संधि में जो भी ABCD में कहीं भी हो, इस तरीके से रा होगा तो आप विसर्ग संधि सही मानेंगे। जैसे कि हमने कहा आशीर्वाद में कौन सी संधि है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आशीर्वाद में कौन सी संधि है। अब हमने बोला कि इस तरीके से रा दिखाई देवे तो वहाँ पर आप
विसर्ग संधि सही कर देंगे। कब? तब आपको आंसर पता नहीं है और ऐसा ही आ गया पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आशी ही धन बाद, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद जो है परीक्षा में कई बार पूछी गई है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दी है और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि देखो व्हाट्सएप ग्रुप पर जब हम वीडियो भेज देते हैं तो आप तक पहुंच जाता है। इसकी लिंक कभी कभी नहीं आ पाती है तो दिक्कत हो जाती है। आप कहोगे सर आपने वीडियो भेजा ही नहीं है, अब आप तक भेजा तो है, आप तक पहुंचा नहीं है, तो गलती आपकी है। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक ज़रूर करें और सफलता पाएँ किसी भी परीक्षा में 100%।